नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना कुलदीप कंबोज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो द लाइफ स्टाइल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास लोगों के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे मेहमान हैं। हम पहुंचे हैं जिला फतेहाबाद में BR एजुकेशन सोसाइटी के ऑफिस में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुभाष खच्चर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। सुभाष खच्चर जी BR एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन हैं। तो इन्होंने समाज के लिए गांव में जो बूढ़े पेंशन लेते थे तो बेचारे अंगूठा लगाते थे, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। बूढ़ों तक उनको ज़्यादातर उनको साइन करने अपने सिखाना, उनको थोड़ा वो शिक्षित करना ताकि वो बैंक जाएं, कहीं जाएं तो अपना काम वो खुद कर सकें। और जो बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, फीस नहीं स्कूल की पे कर सकते, उनके बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी लेना ये एक बहुत बड़ा महान काम भी है और इंसानियत के नाते बहुत बहुत ऊंचा काम है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं एडवोकेट सुभाष खच्चर जी से। सर, आपका ये कारवां कैसे शुरू हुआ? आपने कैसे सोचा कि मुझे मतलब कि बच्चों को शिक्षित करना है, इस लाइन में जाना है? ये कैसे माहौल बना? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर आदमी अपनी क्षमता के लिहाज से, अपनी समझ के लिहाज से कोई न कोई ऐसा काम करता है जो समाज के लिए जरूरी है और वो होना भी चाहिए। तो मेरा लगाव हमेशा शिक्षा की तरफ रहा, स्वच्छता की तरफ रहा, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ रहा है, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में रहा। तो मेरा रुझान ज़्यादा उसी बढ़ता गया। ठीक है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब कि बैकग्राउंड आपका क्या है, कैसे शुरुआत हुई इसकी? अभी रिसेंटली मैं मेरे माँ बाप के साथ ही रहता हूँ जी और मेरी वाइफ है एडवोकेट सुमन खच्चर, जी। एक बेटा है, छोटा भाई है। ओके। तो एक छोटी सी फैमिली है हमारी। जी और गांव के अंदर देखें तो चाचे ताऊ और 6 भाई हैं ये लोग। दादाजी गांव के सरपंच रहे और एक सम्मिलित परिवार कह सकते हैं आप, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी बुजुर्गों ने हमें दिया है। तो जब सर आप सोसाइटी के बारे में, मतलब कि बच्चों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हो, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, घर से बाहर भी रहना पड़ता है, तो फैमिली सपोर्ट करती है कोई? ये जो आप जिन गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आई, ये परिवार की तो देन ही है। परिवार ही इन चीज़ों में लग रहा है। दादाजी ने बड़े लंबे टाइम तक समाज सेवा की है, ठीक है, फादर साहब लगे रहे हैं, माँ का स्वभाव एक धार्मिक स्वभाव की महिला है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें परिवार की देन है। पूर्वजों से है। हाँ, ये चीज़ चलती आई। तो आपने मतलब कि पहली शुरुआत कहाँ से की थी? जो पहला पड़ाव था आपका वो कहाँ से शुरू हुआ था? कुलदीप जी, ये तो तय नहीं हो पाएगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, लेकिन मेरी जो मेजर जो शुरुआत है वो कॉलेज टाइम के आसपास की आप मानिए। ओके। कॉलेज टाइम में डॉक्टर R.K. कौशिक जी हमारे हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे और वो NSS यूनिट के भी वो इंचार्ज हुआ करते थे, पोस्टर देखते थे। तो बहुत सारी जो सामाजिक देन है या सामाजिक क्षेत्र में हमारे जो काम करने की क्षमता है वो वहीं से ही विस्तार रूप से आई। उन्होंने हमें बड़ा संबल दिया इस चीज़ के लिए, मार्गदर्शन दिया, ठीक है। जीवन में इंसान क्या कर सकता है और वो किस किस प्रकार की मदद कर सकता है, काफ़ी कुछ दिया उन्होंने। तो शुरुआत मेरी एक तरीके से कॉलेज टाइम की। आप किसको अपना
जैसे होता है ना कि सबकी लाइफ में एक मार्गदर्शक या एक कामयाब करने के पीछे मतलब कि किसी पर्सन को कहते हैं कि उसने मेरी बहुत हेल्प की या उन्होंने मेरे को गाइड किया, कुछ कोई खास पर्सन है जिनको आप मानते हो कि उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा योगदान दिया है? ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, या यूँ कह सकते हैं इसका जवाब बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक मानव जीवन को विस्तार देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कोई एक आदमी का रोल रहता नहीं, पूरे समाज का योगदान रहता है। जब आदमी जन्म लेता है और जब तक मरता है, तो जितनी संपत्तियां उसने जोड़ी है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, वो समाज की ही देन है उसके लिए। समाज ने उसको बड़ा किया होता है। कई बार हम जब युवा बच्चे होते हैं और वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं और काउंसलिंग की जब जरूरत होती है परिवार के अंदर उस बच्चे के लिए, तो उससे जब चर्चाएं होती है तो वो कहता है ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मैं मेरी मर्जी से कुछ भी करूँ, आप कौन होते हैं हमें ऐसे रोकने वाले, टोकने वाले। जबकि ऐसा है नहीं कुछ भी जीवन के अंदर। इंसान का व्यक्तिगत जीवन है ही नहीं, ये जीवन तो समाज ने दिया है उसको। और अगर समाज ना होता तो इंसान एक जंगली जानवर की तरह होता, उसको पता ही ना होता, बोलना तक नहीं आता उसको, अगर समाज के अंदर ना रहता तो। बिल्कुल सर, सही है। मतलब कि मैं सोचूं कि ये मेरा जीवन है, तो एक पल में अगर मेरे साथ आप बैठे हो तो आप भी मेरे जीवन के हिस्से और मैं आपके जीवन का हिस्सा हूँ। बिल्कुल ये ऐसा ही होता है। और मुख्य रूप से अगर बात करें कि जब हर इंसान के अंदर किसी न किसी विशेष गुण डेवलप होता है, ठीक है, कोई समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ जाता है, ठीक है, कोई साइंस से विज्ञान के अंदर तरक्की कर जाता है बच्चा, कोई सेना में चला जाता है, कोई विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो गुण उसमें डेवलप होते हैं, तो वो मेन जहाँ उसकी रूट्स हैं वो वहाँ से डेवलप होती है सारी चीज़ें, ठीक है। परिवार और परिवार के संस्कार हो गए हमारे, उस एरिए का वातावरण सारा हो गया, ठीक है। तो देन तो ये परिवार की ही है, ठीक है, लेकिन इसमें फिनिशिंग का जो काम किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको और मजबूती प्रदान की, तो ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकती, ये पूरे समाज का काम है। और इस प्रकार की फिर विचारधारा से जुड़े जितने लोग हैं, ठीक है, वो फिर सभी लोग धीरे धीरे किसी न किसी रूप से इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे जलवाष्प इकट्ठे होते होते बादल का रूप बनकर और बरस जाते हैं कहीं न कहीं जाके, ठीक है। तो वो एक कण का काम नहीं होता, लेकिन एक एक कण करते करते वो एक बादल का रूप ले लेते हैं। तो हर आदमी के साथ जीवन में ऐसा ही होता है। अभी आप क्या कर रहे हो, मतलब कि शिक्षा के लेके आपके क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? हमारा जो मेन जो उद्देश्य रहता है वो रहता है शिक्षा के लिए जी। कि हमारे आस पड़ोस में कोई भी, हमारे समाज के अंदर या जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक का कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जो कानून ने उन्हें दिया है और उनको मिलना चाहिए। और दूसरा, शिक्षा के बगैर इंसान प्रगति नहीं कर सकता। वो 2 जून की रोटी कमा सकता है, अपना पेट पाल सकता है, बच्चों का सम्मानपूर्वक पेट पाल सकता है, लेकिन अगर समाज में आमूलचूल परिवर्तन की बात करें, एक खुद के जीवन में परिवर्तन की बात करें, तो शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है कि वो अपने आप में बदलाव कर पाए। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और आज भी अगर आप गाँव के अंदर हालात देखते हैं तो एक गांव में भी 2-2 या 3-3 गांव आपको बस्ते मिल जाएंगे। एक आर्थिक रूप से समृद्ध तबका मिलेगा आपको, एक मीडियम तबका मिल जाएगा जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से जूझता है, एक तबका वो मिल जाएगा जो निराश हताश हुए बैठा है, चलो जैसा होगा देखा जाएगा। तो गांव के असल हालात देखते हैं तो बड़ा डर लगता है कि हमने जो आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं उसमें हमने किया क्या है। अगर हम एक आखिरी बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आज, ठीक है, तो अभी हमारे 75 साल अधूरे ही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने तरक्की नहीं की है। देश के अंदर तरक्की हमने बहुत की है, हर क्षेत्र में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ठीक है, और बहुत ताकतवर देश के रूप में हमारा देश है। लेकिन इस चीज़ को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते कि आज भी बहुत बुरे हालात हैं। इसमें
गलती कह लो या दोष भी राजनीतिक है या प्रशासन की है या लोगों की खुद की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचा नहीं पा रहे, या गवर्नमेंट है वो बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही। इसमें हम एक चीज़ को इसमें वो नहीं मान सकते किसी चीज़ में कि भाई सरकार इन लोगों को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है या सरकार बच्चों को नहीं बढ़ा पा रही है। ठीक है, सरकार ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया, हर गांव में स्कूल है, छोटे गांव में छोटे स्कूल है, बड़े गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक भी है। जी। ठीक है, लेकिन ये हमारी खुद की आप ऐसी समझ मान लीजिए, हमारी मजबूरियाँ मान लीजिए कि हम बच्चों को स्कूल तक लेके नहीं जा पाए। और आज अगर हमें ये ठीकरा पड़े कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो उसकी जिम्मेवारी भी हमें खुद को ही लेनी चाहिए कि इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। ठीक है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, पढ़ाने के लिए शिक्षक हमारे पास है, और उस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए, एजुकेशन व्यवस्था को देखने के लिए गांव में शिक्षा समितियाँ बनी हुई है स्कूलों के अंदर। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। ये हमारे सतर्क पर गड़बड़ है। हम कभी टीचर से नहीं मिलते, हम उनकी परेशानियों का जायजा नहीं लेते, टीचरों को क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। हम बच्चों के साथ कभी काउंसलिंग नहीं करते। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो हम कभी टाइम निकाल के वहाँ जा नहीं पाते। ठीक है, बच्चे का होमवर्क चेक नहीं कर पाते, कभी स्कूल में टीचर से मिलने नहीं गए कभी हम। ठीक है, तो हालात तो देखो हमने खुद ही सतर्क तय की है कि कैसे हो सकती है चीज़। अभी की जो जनरेशन है, जैसे फ़ोन 4G 5G आ गई, नेटवर्क, बच्चे की पीढ़ी की जनरेशन की वो उनका रहने का, बात करने का पेरेंट्स के साथ, दोस्तों को, उनका चेंज आया है। तो वो क्या सही है या उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं मेरे दादाजी के जीवन की बात करूँ तो उन्होंने शायद जो सफ़र तय किया वो उठो कर किया हुआ जी, है ना। और मेरे फादर साहब ने जो सफ़र तय किया है वो ट्रकों में, बैलगाड़ियों में या कुछ स्कूटर पर, साइकिल पर, इस पर उन लोगों ने सफ़र तय किया है। और आज हम जो सफ़र तय करें वो हवाई जहाज में सफ़र तय कर रहे हैं, गाड़ियों में हम सफ़र तय करते हैं, बसों में हम सफ़र तय करते हैं, है ना। मेट्रो हमारे पास है सफ़र तय करने के लिए। तो विज्ञान के बगैर तरक्की संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी आएगी, इसका उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग अपने अपने तरीके से हर आदमी करता ही है। और टेक्नोलॉजी आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, ये पेरेंट्स को अपने सत्र पर देखना चाहिए। अधिकता किसी भी चीज़ की बहुत बुरी है। ठीक है, वो चाहे हमारा खाना ही हो सकता है, ठीक है, चाहे आप फ़ोन मान लीजिए बच्चों के लिए, अधिकता बुरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम डिनाई नहीं कर सकते और बिना इसके आगे बढ़ भी नहीं सकते। हमें ऐसा ही लगता है कि ज़्यादा आधुनिक या विज्ञान पे हम चले गए तो हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन हम अपनी संस्कृति, हम अपनी भाईचारा, अपनी रिश्ते नाते, जो प्यार मोहब्बत, उससे थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। हाँ, आज के टाइम में अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या का आकलन करते हैं या मैं करता हूँ तो मानव तो रहे नहीं, हम तो मशीन हो गए हैं। ठीक है, आप जैसे आपकी आँख खुलती है आप अपने कामों में व्यस्त हो जाते हो, चाहे आपके हाथ में फ़ोन है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे भागदौड़ की ज़िंदगी है। ठीक है, जब तक आप सोते हो तो मेरे हिसाब से आप फ़ोन लास्ट चेक करके फिर सो जाते हो। ठीक है, तो जो पहले एक गाँव में चर्चाओं का दौर हुआ करता था, ठीक है, हुक्कों के गुड़गुड़ाहट के साथ, बुजुर्गों के साथ जब युवा साथी बुजुर्ग सारे चर्चा में शामिल होते थे, ठीक है, वो चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, और काम की भागादौड़ी इतनी हो गई है कि आदमी सामाजिक ताने बाने से दूर होता जा रहा है। तो फर्क तो है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जो बच्चे स्टेट में खेलते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो बच्चे, खुद अपनी एकेडमिक फीस नहीं भर सकते, कहीं आने जाने कॉम्पिटिशन के लिए वो फीस पे नहीं कर पा रहे, तो उन बच्चों की मदद कर रहे हैं। हमने 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया और उनको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं विभिन्न स्पोर्ट्स के अंदर। अपना पूरा फतेहाबाद जिला अच्छी तरह परिचित है आपसे, तो कभी ये नहीं दिल में आया कि जैसे इतना सारा आप काम कर रहे हो
तो इसके लिए बहुत से अफसरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर, क्योंकि खुद से बंदा इंसान कितने पैसे लगा रहा है और बिना पैसे के सब काम होता नहीं है। 1 दिन 2 दिन 4 बच्चों में कर लेंगे, 10 बच्चों में कर लेंगे। तो कुछ मेरी तरफ से है, पता नहीं आपके दिल में है या नहीं, भी राजनीति में हम चले जाएं, किसी ओहदे पे हों तो ये सब काम हमें एक ऑर्डर दे दी आसानी से हो सके। कुछ ऐसा विचार मन में आया कभी? जैसे अभी आपने जिक्र ये किया कि अफसरों की ओर से ज़्यादा परेशानी आती है, कोई भी काम करते हैं, तो हमारे पास जब कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है या हमारे निगम को ऐसा बच्चा आता है कि इसको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो हमें सरकार की योजनाओं की तलाश करते हैं कि ये बच्चा किस योजना के अंतर्गत सहायता ले सकता है सरकार से। पहले हमारी प्राथमिकता वही होती है जी। और हम उस योजना से उस बच्चे को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को हम जोड़ दें ताकि लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके चीज़ और सरकार की जो योजना है उसका इसको लाभ मिल सके। तो कुछ ऐसी योजनाएं जो सरकार उन बच्चों के विशेष तौर पर तो योजनाएं हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी लागू नहीं हो पाती हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए, तो उनकी हम मदद करते हैं। और बात आई राजनीति की। राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी गणना काफ़ी विस्तृत है, या यूँ कह सकते हैं कि आप अपने स्तर पर तो कर ही नहीं सकते। भारतीय जो संविधान है, ठीक है, उसमें जो व्यवस्था की गई है वो ऐसी व्यवस्था है कि अगर आपके हाथ में कलम है तो आप बदलाव कर सकते हैं। तो कलम दो लोगों के पास है, या तो नौकरशाह के पास है और या फिर हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके पास है। हाँ, ऐसी बात है कि जब हम अधिकारियों के पास कोई चीज़ें लेके जाते हैं तो मनाही तो नहीं होती, वहाँ पर अगर स्कीमें हैं तो वो अधिकारी कोऑपरेट करते हैं। और विशेषकर फतेहाबाद जिले के अंदर आज तक मेरा जितने अधिकारियों से वास्ता रहा है, ठीक है, तो निराशा कभी उन लोगों से हमें नहीं मिली, बहुत से होती है उन लोगों से। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई बदलाव की कोई ऐसी मंशा है और आपको लगता है कि मेरे इन बदलावों की वजह से समाज के अंदर, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है और आपकी योजनाएं लागू करने से या योजनाएं बनाने से, ठीक है, आप एक अमूलचूल परिवर्तन लेके आ सकते हैं, तो या तो आप नौकरशाह और या आप राजनीति में हो। तो आपने कुछ सोचा है? हाँ, राजनीति से कोई दूरी नहीं है, राजनीतिक सेवा का क्षेत्र है, बड़े लंबे टाइम से समाज सेवा में ही है, तो इससे कोई इनकार नहीं किसी। ऐसे हमारे नेता, हमारे आगू, हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, वो पढ़े लिखे, जिनको समाज की उठने बैठने की अच्छी तरह से नॉलेज हो। खुले भी जीवन के अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं हमेशा कि आदमी को आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए काम करने के लिए और उसको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मेरा इसमें एक व्यक्तिगत मत और है कि आदमी को आत्मविश्वास से पहले जीवन में स्पष्ट होना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है और बनना क्या चाहता है। आप एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि आप आत्मविश्वास से भरपूर है पूरे, ठीक है, लेकिन आपकी नज़रें कमज़ोर है और आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आत्मविश्वास आप में है ड्राइव करने का, पूरी हिम्मत भी है, लेकिन आपकी नज़रें इतनी मजबूत नहीं है, आपको इतना साथ नहीं दे पा रही है कि आपको रोड में आपका क्लियर कर दे सारा। तब हो सकता है उस आत्मविश्वास के बल पर एक दिन 2 दिन आप अपना रूटीन की दिनचर्या आसानी से तय कर लें, ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक आप वो नहीं कर पाएंगे। जब तक स्पष्टता नहीं है जीवन के अंदर, तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जीवन में ये बड़ा जरूरी है कि हमारे पास सही मायने में हमें करना क्या है वो चीज़ें तय होनी चाहिए। हमें बढ़ना कहाँ तक है, कैसे आगे बढ़ना है, वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। वो कोई महीने 2 महीने साल 6 महीने की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास लगभग 20 साल का 30 साल का चार्ट तो होना ही चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ूँगा और ये मेरे पड़ाव होगा जीवन के अंदर। अगर कुछ चीज़ें आपके सामने हैं तो आप पार कर जाओगे उसको, अदरवाइज आप जैसे छोटी मोटी कठिनाइयाँ आएंगी तो आप रुक जाओगे।
कोई भी है, चाहे मैं हूँ, आप है, कोई भी, एक मानव स्वभाव ऐसा ही बिल्कुल है ना। वो स्वभाव सरलता तलाश करता है कि सरल चीज़ें कहाँ है, वही चले जाते हैं। तो ये तय करना बड़ा जरूरी है जीवन के अंदर, युवाओं के लिए विशेषकर। आज भी अगर आप किसी भी कॉलेज के अंदर युवाओं के बीच में चले जाएं, तो आपको लगभग 75% से 80% बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है किसी की। ठीक है, क्या कर रहे हो बच्चे, बस पढ़ रहे हैं, क्या करना है, बस फार्म भर रखे। तो ये जो हम हर साल हजारों बच्चे जो ग्रेजुएट होकर हमारे कॉलेजों से निकल रहे हैं, इनका भविष्य क्या है, गोल नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए। हम इन बच्चों का करेंगे क्या, कहाँ लेके जाएंगे इन बच्चों को। रोजगार की संभावनाएं सरकारी क्षेत्र में बड़ी सीमित है। ठीक है, निजी क्षेत्र में बच्चे बड़े हैं, जैसे जब तक ये उस लेवल पर ना सोच पाए, अपने आप को तैयार ना कर पाए, जब अपने आप को स्किल ना कर पाए, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इन दौर के बीच में जब बच्चा थोड़ा मेंटली प्रेशर में आता है, तो नशे की डोज लेना शुरू कर देते हैं। और पहले तो बच्चे शराब वगैरह है, अफीम है, कोई इस प्रकार की चीज़ें दौर चला था, लेकिन आज के टाइम में जो केमिकल युक्त जो नशे आए हैं, ठीक है, ये तो घरों की पीढ़ियों और नस्लें खराब कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जवान बच्चे 20-20, 25-25 साल के बच्चे जब सड़कों पर देखते हैं बेसुध बड़े बच्चों को, ठीक है, तो बड़ा दर्द होता है इस चीज़ का कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं। तो इसको इसके ऊपर नशे के खिलाफ भी हमको कर रहे हैं अपनी, आप या कैसे? नशे के खिलाफ हमारी कोई विशेष मुहिम नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ हमें मौका मिलता है, जहाँ हम निवेदन कर सकते हैं साथियों से, युवाओं से, जब कहीं हम सभाओं में जाते हैं तो हम चर्चा तो करते हैं इस विषय पर, लेकिन हमारे पास अब तक नशे को लेकर कोई रोड मैप ऐसा है नहीं कि हमें इस पर काम करना कैसे। और जब तक मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जो बेचने जो वाला है वो निवेदन करने से बंद नहीं होगा। कि अगर कोई नशा बेच रहा है और हम उससे निवेदन कर रहे हैं कि वैसा ना करें, युवाओं के घर बर्बाद ना करें, तो ऐसी चीज़ संभव है नहीं कि वो निवेदन पर मान दें। और जो बच्चे इस चीज़ में ग्रस्त हो गए हैं, ठीक है, वो भी निवेदन करने से, अवेयरनेस कैंप लगाने से अब रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनको शरीर को रोज चाहिए। तो इसके लिए तो बड़े ज़रूरी है कि नशे के संबंध में जो बच्चे इसमें लिप्त हो गए हैं, ठीक है, उनके पुनर्वास के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठन कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, प्रशासन अपने स्तर पर देख सकता है। और जो लोग इस नशे में बेच रहे हैं या जो लिप्त नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि फिर जो दंड प्रक्रिया है वही बेहतरीन कारगर हो सकती है, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम मायने नहीं रखते। आपके नज़रिए में ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है? अभी तक आपने जितनी भी आपने अपने पीछे ज़िंदगी गुजार चुके हो, लाइफ क्या है? तो हर एक आदमी की अपनी जीवन है, अपनी जीवनी है उसकी, और हर आदमी का अपने जीवन का एक अलग मायना है। जो जैसा सोचता है वैसा ही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो दुनिया है, ठीक है, उसको हमने एक विचार का रूप दे रखा है। जैसा हम विचार कर रहे हैं ये दुनिया वैसी है। हम बहुत सारी जगह देखते हैं, आप खुद ही करते होंगे कि मैं फला आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये खाना मैं कभी नहीं खा सकता, यहाँ से मैं कभी जा ही नहीं सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसे हमने अपने अंदर बनाई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुले विचारों के लोग हैं, कहीं भी आना है, कहीं भी जाना है, किसी से मिलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। उन लोगों ने एक दुनिया अपने तरीके से बनाई। तो हर आदमी की एक अलग दुनिया है, हर आदमी अपने तरीके से इसको जीता है, इसका अनुभव करता है, अपने तरीके से इसको चलाता है विचार का खेल। इससे अलावा कोई दुनिया कुछ अलग नहीं है। जैसा आपका विचार है ये वैसी भी है। जब आपने शुरुआत की कि हमें इस
शिक्षा प्रणाली को बच्चों तक पहुंचाना है, इस मुहिम को आपने उठाया, बेड़ा उठाया, तो शुरुआती दौर में कभी ऐसा लगा कि कहीं हार गए हो कि नहीं बस अब यार अब नहीं करना, छोड़ देते हैं इसको, कोई मुसीबत आई, कोई टेंशन नहीं, यार अब शायद मैं नहीं कर पाऊंगा? जब कारवां चलता है तो शायद उस कारवां को कभी एहसास नहीं होता कि वो थक गया होगा, ठीक है। और ये मुहिम कोई मेरी अकेले की नहीं हुई, ठीक। मुझे याद है हमने शायद 2002 के अंदर ये यहाँ खुशीराम परमानंद पंप के साथ सागर होटल हुआ करता था, हमने इनके बेसमेंट के अंदर एक मीटिंग की थी और शहर के और ग्रामीण इलाकों से हमने बड़े मौजी लोगों को इकट्ठा किया था कि हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरी मीटिंग हमने मिनी सेक्रेटरी में की थी यहाँ पार्क में, तो लगभग आज भी संगठन के साथ सैकड़ों ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो समाज के बारे में बड़ी चिंता करते हैं, समाज को ठीक रास्ते पर लेकर जाने के लिए प्रयासरत भी है। तो मैं अकेला नहीं हूँ और अकेले आदमी कोई थकावट होती है। ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ चल रहे हो। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। शुक्रिया। हमारे ऑडियंस को, आपको पूरी दुनिया सुन रही है, कोई इनको एक लाइन कोई गाइड करना चाहो युवा को कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कुछ भी आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहो? मैं साथियों से एक निवेदन ही कर सकता हूँ कि ये जीवन बड़ा खूबसूरत है और इसको खूबसूरती के साथ जिए और इसको किसी भी तरीके से इसको नष्ट ना करें हम लोग। समय बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर और जो समय निकल जाएगा वो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो समय का जो सदुपयोग है वो आप बेहतरीन तरीके से करें। हाँ जी दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुभाष कचरवी, जिन्होंने बहुत ही ज्ञान की बातें बताई और ज़िंदगी के बारे में बहुत बारीकी से बताया कि लाइफ है क्या, हमें इसे कैसे जीना चाहिए। तो अगर आपके भी नज़दीक कोई बच्चा है, बुजुर्ग है या किसी की कोई परेशानी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर नए शो में नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए रब रख।